तो जब हमारे पास शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन शेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अलाइन किया जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सब शेल्स और ऑर्बिटल्स। यानी आप पहले क्या क्या करते थे, पहले हम कहते थे 281 बोहर्स मॉडल, फिर हमने बोहर्स मॉडल वाला जो पार्ट किया, अब हम कह रहे हैं कि वो मॉडल ही गलत है, दैट मॉडल इज रिजेक्टेड मॉडल। अगर वो मॉडल गलत है तो फिर अब हम कन्फिगरेशन को कैसे लिखेंगे, दैट इज द टॉपिक। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, यानी आप होगी राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन is based on three important principles। तो हमारे पास 3 important principles हैं जिनके बेसिस पर आप ये कॉन्फ़िगरेशन राइटिंग कर पाओगे। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है ऑफ-को प्रिंसिपल। फर्स्ट इज ऑफ-को प्रिंसिपल। सेकेंड वी हैव इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड थर्ड वन इज Hund's rule of maximum spin multiplicity। spin multiplicity। तो हमारे पास 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिख सकते हैं। So we can write electronic configuration on the basis of 3 important principles. Clear? अब इससे पहले कि मैं आपको प्रिंसिपल कराऊं, आपने पहले क्या करना है, देखो जरा, आपको ऑर्बिटल्स पता है S, P, D, F, G, ये क्या है हमारी सबशेल्स। तो आपने सबशेल्स के बारे में समझ रखा है कि S, P, D, F, G ये सब शेल्स हैं। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आंसर इज 2। तो हम कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। ये तो हमें क्वांटम नंबर से ही समझ आ गया था। आप बताओ S के ऊपर 2 लिखने का मतलब है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। आप मुझे बताओ P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। D में कितने होते हैं, 10। F 40 and G is 80। तो किसी भी सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला पार्ट हमारे पास था, ये हम पहले से कर चुके हैं क्वांटम नंबर्स में कि S सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में 10, F में 14 और G में 18। इसके अलावा हम बॉक्सेस बनाते थे, तो S में एक बॉक्स, P में कितने बॉक्सेस बनाए थे, 3, D में हमारे पास कितने बॉक्सेस होते हैं, 5, F में नंबर ऑफ बॉक्सेस आर गोइंग टू बी 7, राइट, और G में हमारे पास थे 9 बॉक्सेस। There are 9 boxes in G subshell। तो S में 2, P6, D10, F14, G18। तो आपके तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और बॉक्सेस, इतना हमें याद रखना है। यानी इतना याद हो तो अब हम कन्फिगरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज, हमारा पहला प्रिंसिपल है ऑफ-को प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ऑफ-को प्रिंसिपल की बात करें
तो ऑफ्पॉ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। द वर्ड ऑफ्पॉ मीन्स बिल्डिंग अप। तो पहली बात तो ऑफ्पॉ प्रिंसिपल करने से पहले ये जो ऑफ्पॉ वर्ड है किसी का साइंटिस्ट नेम नहीं है, ये सिंपली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in subshells in order of their increasing energy. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सबशेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, those electrons are to be filled in order of their increasing energy. Right? अब जब आप कहोगे they are going to be filled in order of their increasing energy, इसका मतलब ये हुआ कि lower energy subshell is to be filled first. तो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही रूल है बेटा, अगर आपने किसी बिल्डिंग में रहना हो या घर खरीदना हो तो बिल्डिंग में घर खरीदने का क्या रूल होता है, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमें ग्राउंड फ्लोर मिल जाए। अगर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल ना हो, मान लो किसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं, तो हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर इज बेटर ऑप्शन। अगर वहां लिफ्ट नहीं है तो अब आप मान के चलो कि बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप कौन सा फ्लोर जो है वो खरीदना चाहोगे, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्लोर। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर नहीं मिला, भर गया है, बिक चुका है, तो आप किस फ्लोर पे जाओगे, सेकेंड फ्लोर। अगर सेकेंड फ्लोर भी आपके हाथ से निकल गया तो आप कहाँ जाओगे, थर्ड फ्लोर। जैसे हम अपने आप को हमेशा लो एनर्जी पे रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, वाइब्रेशन होगा, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड के पास रहना चाहते हैं। तो इन द सेम मैनर वो कहते हैं न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी कम है, और जो न्यूक्लियस के पास है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल गो टू द सबशेल विद लो एनर्जी फर्स्ट, तो पहले वो लो एनर्जी वाली सबशेल में जाएगा, उसके बाद उससे हाई एनर्जी, एंड देन सो ऑन करते करते इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब एनर्जी ऑफ अ सबशेल, एनर्जी ऑफ अ सबशेल इज डिसाइडेड बाय बोहर-बरी रूल। In polyelectronic systems, तो जब हमें आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास कोई पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो एनर्जी डिसाइड करने के लिए जो रूल है उसको हम बोलते हैं बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल क्या है, बोहर-बरी रूल that means n plus l rule. तो बोहर-बरी रूल इज n plus l rule. तो अब हमें ये समझना है कि लोअर एनर्जी शेल सबसे पहले भरेगी, उसके बाद हायर एनर्जी की टर्न आएगी एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ्पॉ प्रिंसिपल
ये हम कौन सा प्रिंसिपल करने जा रहे थे? फर्स्ट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ऑफबॉ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको कह रहे हैं कि आपको सब शेल्स को भरना है और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही भर सकते हो। सबसे पहले लो एनर्जी वाली सब शेल को भरेंगे, उसके बाद उससे हाई एनर्जी एंड स्टिल हायर एंड हायर एंड हायर। अब बताओ 1s की एनर्जी क्या होगी? तो रूल है n+l, इट मींस 1 + 0। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 + 0 is 1। Then you have 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Calculate the n+l for each subshell here. इन सब का n+l कैलकुलेट करो। Calculate the value of n+l for these subshells. हाँ जी बेटा, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ these subshells. 2s की एनर्जी क्या आ जाएगी? 2 + 0, right? For 2s, energy will be 2 + 0. तो ये एनर्जी आ गई आपके पास 2। 2p के लिए इट विल बिकम 2 + 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 + 1 इट इज 3। For 3s it is 3 + 0. 3p it is 3 + 1. 3d it is 3 + 2. तो आप सबका n+l कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस n+l इज गोइंग टू टेल अस द एनर्जी ऑफ अ सबशेल। समझ आया यहां तक? करो जरा 4s, 4p, 4d, 4f। हाँ जी बेटा, 4s की एनर्जी क्या आएगी? 4 + 0, right? 4p is going to be 4 + 1. 4d is 4 + 2. 4f 4 + 3. 5s 5 + 0. 5p 5 + 1. 5d 5 + 2। तो आप किसी भी सबशेल के लिए आप उसका n+l कैलकुलेट कर सकते हो, एंड वैल्यू ऑफ n+l इज गोइंग टू गिव अस द एनर्जी ऑफ अ सबशेल। अब हमारे पास बहुत जगह पर n+l सेम आ गया, जैसे यहां पे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो कहते हैं इफ n+l is same for two subshells, अगर दो सबशेल्स के लिए n+l सेम आ जाए, then lower is the n, lower is energy। तब क्या होता है, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी।
अगर n प्लस एल सेम हो दो शेल्स के लिए, तो जिसका n छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी. दिस इज द रूल. ओके, इट मीन्स 2p और 3s में से 2p की एनर्जी कम है और 3s की एनर्जी ज्यादा है. ठीक है. 3p और 4s, 3p और 4s, तो 4s की एनर्जी ज्यादा, 3p की कम. 3d और 4p, तो 4p की एनर्जी ज्यादा, 3d की कम. हालांकि इनके n प्लस l सेम है. 4d एंड 5p, तो हम कहेंगे 5p की एनर्जी ज्यादा होगी. अगर 5s पे आ जाता तो आप कहते पहले 4d आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 5p आएगा. ठीक है, जैसे मैंने 4d और ये 4d था 6, 4p 5s, तो 4p और 5s, तो आप कहोगे 5s की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा आनी चाहिए. 4f is having lower energy than 5p. हालांकि n प्लस l दोनों का 7 है. तो आपके पास रूल ये बन गया, पहले तो हम निकालेंगे n प्लस l. जब n प्लस l सॉल्व कर लेंगे तो आगे क्या बन जाएगा कि इफ n प्लस l इज सेम, जब n प्लस l दो चीजों का सेम आ जाएगा तो हमारा रूल ये है कि जिसका n प्लस l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी. तो आप कहोगे n प्लस l अगर बराबर ही आ गया तो फिर हम क्या देखेंगे, वी विल लुक एट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यानी फिर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल टेल अस द आंसर कि स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ n, लोअर विल बी द एनर्जी. हाँ जी बेटे, यहां तक किसी का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? लिख लिया सबने? हाँ जी बच्चे, करें आगे. अब आपके पास इस पूरे ऑर्डर को समझने के बाद हमें ये क्लियर आ रहा है कि 1s की एनर्जी सबसे कम थी, then you have 2s, then it is 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, and so on. It means एनर्जी ऑर्डर जो है ये ऐसा कुछ बन रहा है. तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इज लाइक दिस. अब अंडरस्टूड सी बात है, आपके लिए इसको याद कर पाना इतना आसान भी नहीं है कि आप इसे रट्टा मार लो, क्योंकि 5p के बाद फिर आ जाएगा 6s. तो अब हमें इसको याद करना है सो दैट वी कैन रिमेंबर दिस ऑल और हमारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाए. तो अब हमें इस सीक्वेंस को लर्न करना है. यहां तक सबने नोट कर लिया? मिटा दो ऊपर से. याद करने के लिए द बेस्ट वे वी हैव इज, एक तो हम बनाते हैं स्नेप कैन लेडर टाइप ऑफ डायग्राम. वो कहते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d,
4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s। तो हमें एक शेल वाइज ऑर्डर लिख लेना है। तो हम इसको याद करने जा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द सीक्वेंस एनर्जी ऑर्डर। तो ये जो मैंने लिखा था ये मुझे याद था, लेकिन आपको तो याद नहीं था। आपको याद करने के लिए क्या करना है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 7s, 7p। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7p तक ही भरा है। आप यहाँ तक लिख सकते हो, आप चाहो तो 6d लिख सकते हो, अदर मोर देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। और अब आपने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल डायगोनल लाइंस। ये जो पैरेलल डायगोनल लाइंस हैं, तो आपकी पैरेलल डायगोनल लाइंस का हेड जो है वो आएगा टुवर्ड्स लोअर साइड और टेल होगी ऑन द अपर साइड। 5d, 5f, 6s, 6p, 6d। और ये लिख लिया। और मैंने आपसे कहा कि पैरेलल लाइंस, डायगोनल पैरेलल लाइंस लगानी है। वी शुड हैव डायगोनल पैरेलल लाइंस। चाहे आप स्केल से लगा लो, लेकिन आपकी लाइंस डायगोनल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके बाद 8s आ जाएगा। अब हम कहेंगे ये जो हेड है ये टेल से जुड़ेगा, यानी 1s के बाद हम किसको फिल करते हैं, आफ्टर 1s अब हम फिल करेंगे 2s को। 2s के बाद फिर हम पीछे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू फिल 2p। 2p के बाद 3s, 3s के बाद वी आर गोइंग टू फिल 3p। 3p के बाद आप 4s को फिल करोगे। 4s के बाद फिर आप पीछे जाओगे 3d को फिल करोगे। 3d के बाद 4p, 5s, 5s के बाद हम जाएंगे 4d पर। आफ्टर 4d 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद आएगा 4f, 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद आ जाएगा 5f, 5f के बाद 6d, 7p, 8s। तो अब आपके पास ऐसे हमें मूव करना था। तो ये पैटर्न बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग करते हो। ये भी याद करना थोड़ा सा, यूं समझो कि पहले बनाओगे तो ही तो याद होगा, लेकिन इससे भी बेटर एक आसान अच्छा जो बेटर मेथड लगता है मुझे, वो ये होता है कि पहले 1s फिल करेंगे, देन यू आर गोइंग टू फिल 2s एंड 2p। इसके बाद आएगा 3s एंड 3p, फिर आएगा 4s। यहां तक तो याद हो गया, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। बेटा 4s के बाद हमें फिल करना पड़ता है 3d। आप कहोगे 4 - 1 is 3, 4 - 1 is 3, 3 का d और फिर 4p पे खत्म कर देंगे। s से शुरू करेंगे, p पे खत्म करेंगे। अब p पे खत्म हो गया, फिर 5s आ गया। अब बताओ 5s के बाद which d should be filled? 5s के बाद कौन सा d फिल करेंगे? 4d, करेक्ट। और किस p पे खत्म करेंगे? 5p। जिस s से शुरू करना है उसी p पे खत्म करना है। 6s से स्टार्ट किया, इसके बाद 6 - 2, 6 - 2 is 4f, 6 - 1d, 5d and 6p। याद रखना है n - 1 d होता है और n - 2 हमेशा f लेते हैं। 6 के बाद मुझे f लेना है और f हमेशा -2 पे आता है। 6 - 2 is 4, 4f, 6 - 1 is d, 5d, 6p। आप बताओ 7s के बाद which f should be filled? कौन सा f? 7 के बाद कौन सा f?
7 minus 5. 7 minus 2 is 5f. Which d बेटा, कौन सा d फिल करेंगे? 7 minus 1 6d और 7p. तो दो दो के सेट बनाने हैं. 1s छोड़ दो, 2s 2p 3s 3p, फिर दो का सेट है 4s 5s. इसमें एक एक d आएगा. फिर दो का सेट बनेगा 6 और 7 शेल. 6 के बाद 4f 5d 6p. f हमेशा लेस बाय 2. जैसे चेस में होता है ना कि we are having to take a move, one left, one right, one ahead, one corner, one diagonal, 2.5 steps जो है वो मूव कर सकता है. तो हॉर्स कैन मूव 2.5 स्टेप एंड सो ऑन. जैसे हम वहां पे ऐसा कुछ सोच लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है. वो कहते हैं जब भी 6 शेल शुरू हुआ तो f की बारी आएगी. f की टर्न आएगी तो f इज ऑलवेज लेस बाय 2. 6 minus 2 is 4f. 6 minus 1 is 5d. तो d is always less by 1 and f is always less by 2. अब मुझे बताओ 8s के बाद g आता है 5g, n minus 3g होता है. तो आपने कहा 5s 8s 5g. अब बताओ f कौन सा आएगा? Which f? 8 के लिए कौन सा f? 6f. Which d? 7d. Which p? 8p. ठीक है. अब बताओ 9s के बाद कौन सा g आएगा? 6g. Which f? Which d? and 9p. तो ये वाला सीक्वेंस समझना और याद करना इट्स इजी एज कंपेयर टू दिस सीक्वेंस. तो वैसे आपको स्कूल में या किसी भी बुक में ऐसा दिया होता है तो ये आप बना लो, लेकिन इससे भी बेटर और आसान तरीका है हमें याद करना है. तो क्या रूल हुआ? 1s के बाद हम क्या फिल करेंगे? 2s 2p 3s 3p. So after 1s we are going to fill 2s and then 2p. 1s के बाद 2s फिर 2p, फिर आएगा 3s and then 3p. जब 3p भर जाएगा फिर किसकी टर्न आएगी? 4s की. 4s के बाद फोर्थ शेल के बाद d स्टार्ट होता है and d is always less by 1. तो 4 के बाद जो d आएगा that is going to be 4 minus 1 3d. तो आप होंगे 4s 3d 4p. 5s के बाद कौन सा d आएगा? 4d और फिर से 5p. यानी जिस s से आप शुरू करते हो उसी p पे खत्म करना है. हर शेल s से शुरू होकर p पे खत्म हो जाएगी. अब देखो 5s के बाद कौन सा d आया? 5 minus 1 is 4. 4d 5p. अब 6s खत्म किसके करना है? 6p पे. तो 6 के बाद आएगा 6 शेल में f आता है तो 6 के बाद आएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p. तो f is always less by 2. f जो है 2 कम होता है, यानी 6 minus 2 is f 4f. 7 minus 2 is 5f. फिर d फिर से लेस बाय 1. 6 minus 1 5d. 7 minus 1 6d. 7p. और फिर आप आगे 8s पे. अभी तक हम सिर्फ 8s तक सोचेंगे, इसके बाद वाले हमारे पास है ही नहीं. आप चाहो तो याद ना भी करो तो भी चलेगा. तो अब हमने ये जो सीक्वेंस लिखा है इसको फिर से बना रही हूं मैं. आपने नोट कर लिया है, वेल एंड गुड. नहीं भी किया है दोबारा से कर लो. चलो अब आप साथ साथ में बोल के देखते जाना. सबसे पहले किसको फिल करना है? 1s. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फिल 1s. बेटे 1s के बाद किसको फिल करना है? 2s and 2p. अब बताओ 2s 2p के बाद किसकी टर्न आएगी? 3s and 3p. अब किसकी टर्न आने वाली है? 4s 3d 4p. 4s 3d 4p. Now next 5s 4d
and 5p. 5s, 4d एंड 5p। तो अब आपका 1 2 का सेट रेडी हो गया, नेक्स्ट 2 बीस रेडी है। अब हम पहुंच गए 6s पर। 6s के बाद हमें क्या फिल करना है? 4f. 4f। तो अब हम देंगे 6s के बाद आएगा 4f। 4f के बाद 5d. 5d and 6p। 7s, which f? 8f. 6d, 70. that's all। और इसके बाद आएगा 8s। तो आप कहोगे दिस इज हाउ ऑफ प्रिंसिपल इज गोइंग टू एक्ट। अब हमें पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, p में मैक्सिमम 6, d में 10, f में 14 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मुझे एटॉमिक नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगी 1s1, यानी 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ एटॉमिक नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, यानी s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब बताओ क्या s ऑर्बिटल फिल हो गया या नहीं? अब मेरे पास है एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 1s2। अब क्या करें, किसकी टर्न आएगी? 2s1। जब 1s वाला रूम पूरा भर जाएगा तो आप 2s वाले रूम को खोलोगे, यानी आपका ग्राउंड फ्लोर भर चुका है। अब आपने सेकेंड फ्लोर ओपन किया है और उसमें s रूम को खोल दिया। s रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन मेरे पास एक ही है, तो मैंने लिखा 2s1, 1s2, 2s1। Now atomic number 4, how will you write the configuration? देखो 1s2, 2s2. 1s2, 2s2। अब एटॉमिक नंबर 5 1s2, 2s2, 2p1। अब हमने p रूम खोल दिया क्योंकि 2s तक तो भर चुका था। नाउ वी हैव टू ओपन दैट p रूम। तो हमने जैसे ही p रूम को खोला उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कैन यू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 6, 7, 8? Write down the configuration of atomic number 6, 7, 8, 9 and 10. Write down the configuration of 6, 7, 8, 9, 10. Done? सिक्स में यश बताओ क्या लिखा? 2p, 2p2। एटॉमिक नंबर 7 मयंक। अच्छा 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 क्यों लिखा? क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अभी तो 2 ही गए थे, अब 3 चले गए। 8 1s2, 2p4। ठीक है, अभी भी 9 पे पहुंच गए तो क्या लिखोगे? 1s2, 2p5। देन नेक्स्ट 1s2,
2p6। अब एटॉमिक नंबर 11 में क्या लिखोगे? Next to 2s2, 2p6, 2d1. पहले बताओ 2p7 क्यों नहीं लिख सकते? Why we can't write 2p7? p में 16 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो p में 6 ही आ सकते हैं। तो p के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल करना है? सब शेल 3s। 3s। अब 3s में जाएगा ना बेटे 1, राइट? और 2d तो वैसे भी होता ही नहीं है। 2d is not existing. Atomic number 12, 13, 14, 15, 16. Write down configuration of atomic numbers. लिखते जाओ। till 22. So write down the configuration of atomic numbers 9 से लेकर 23 तक सारी configuration खुद लिखो जरा। आगे से अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। Any doubt if you have you can ask. Done? Yes, ma'am. Okay. सबने कर लिया? चेक करें। हाँ जी बेटा। एटॉमिक नंबर 12। S2, 2s2, 2p6, 3s2. 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d1. okay.
अब आपने P को स्टार्ट कर दिया है तो नेचुरली यहाँ पे आया होगा 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। आप बताओ इसके बाद कौन सा सबशेल? 3d1। ध्यान से देखो 3p6 के बाद किसकी टर्न आती है? बताओ। 4s की टर्न आती है। तो अब आपके पास यहाँ पे 4s की टर्न आएगी तो 3p के बाद वी आर गोइंग टू गेट 4s, है ना? तो आफ्टर 3p6 अब आएगा 4s1। तो आपने वो जो सीक्वेंस है वो नहीं भूल जाना, उसको याद रखना है। 3s2, 3p6, नाउ इट इज 4s1। इससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 21। बोलो। तो 20 तक आपका 4s2 फिल हो गया। तो 20 तक आपने 4s2 फिल कर लिया। अब आफ्टर 4s किसकी टर्न आती है? 3d। तो आप होगी 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब बताओ D में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 10। D की कैपेसिटी 10 तक है। जैसे S की कैपेसिटी 2 की है, P की कैपेसिटी 6, तो फॉर D वी हैव कैपेसिटी टिल 10। तो अब आप लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। और नेक्स्ट में आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। बोलो जी, यहां तक सबको समझ आया? हाँ जी बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? वरण्य समझ आ रहा है बेटा? वरण्य, पराग, अमोल, अगर आपका माइक नहीं चल रहा तो चैट बॉक्स में जाके लिख के बताओ समझ आ रहा है? अनुरीत, ओके बेटा कोई बात नहीं। अनुरीत समझ आ रहा है बेटा? कोई जवाब नहीं? हाँ जी बेटा, तो अब हमने क्या कौन सा रूल समझ लिया? दैट इज ऑफ प्रिंसिपल वी हैव डन। जब हम ऑफ प्रिंसिपल कर चुके हैं तो अब हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो गया है कि अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ आफ्टर दिस वी आर हैविंग फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, अगर आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो तो एनर्जी ऑफ अ शेल is decided by n only। तो वो कहते हैं कि जैसे बोहर में आपको बताया था, तो वो इसलिए सच था क्योंकि जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव,
बेरिलियम 3 पॉजिटिव। जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, उनकी जो एनर्जी का सीक्वेंस है, इन सब की कन्फिगरेशन क्या आएगी? 1s1 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 एंड सो ऑन, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब वो हमसे कहते हैं कि एनर्जी क्या होगी? 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s और 2p की एनर्जी सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n will decide the energy, तो इसका भी n2 है और इसका भी n2 है, सेम वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3s की एनर्जी 3p के इक्वल होगी और 3d के इक्वल होगी। आफ्टर दैट 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। तो जब आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है तो एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, l पे डिपेंड नहीं करती। यानी इनका कहना है कि जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं ना तो सिर्फ शेल्स होती हैं, सब शेल्स नहीं होती। और जब पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं तो शेल्स के साथ साथ सब शेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी सब शेल की फॉर्मेशन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में होती है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सब शेल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर आपके पास पूछा जाए कि हाइड्रोजन में 2s और 2p में से किसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो आपका आंसर होगा बोथ आर हैविंग इक्वल एनर्जी, राइट। तो हमारा एक प्रिंसिपल कवर अप हो गया, दैट इज ऑफ-पॉ प्रिंसिपल। वी आर फिनिश्ड विद दिस प्रिंसिपल, ऑफ-पॉ प्रिंसिपल। अब हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। The second principle we have is Pauli's exclusion principle. Very important principle. ये principle कहता है, तो आप कहोगे according to this principle an orbital can have maximum 2 electrons and the spin of the 2 electrons in an orbital must be opposite. तो ये प्रिंसिपल हमें क्या समझाना चाहता है? दिस प्रिंसिपल इज सेइंग दैट कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ 2, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। दिस इज अलाउड, ये ठीक है। यानी अगर आपने एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम बना दी तो ये गलत है। अगर आपने दोनों की इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड बना दी तो भी ये गलत है, और अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो भी आपके पास ये एक गलत ऑप्शन है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी कोई परमिशन नहीं होती, नॉट परमिटेड। तो एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन दोनों की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी। दोनों की सेम स्पिन अलाउड नहीं है और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ दिस इज परमिटेड, यही एक ऑप्शन हमें अलाउड है। ठीक है जी, पॉली एक्सक्लूजन समझ आया क्या कहना चाहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है
कि no two electrons in an atom can have all the four quantum numbers same. यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनके सारे ही क्वांटम नंबर सेम हो जाए। सोचो कैसे? मान लो मैंने लिखा 1s2, इफ आई राइट 1s2 तो n हो गया 1, l आ गया 0, m इज 0, स्पिन की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की अगर प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n तो 1 है, l फिर भी 0 है, m 0 है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर पक्की बात है -12 होगा। तो 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स अलग हैं। तो चार के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि जब आप 1s2 ड्रॉ करोगे तो आप रखोगे यार कि एक के लिए अगर s प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए s क्या होगा? -12। अब इसका नाम देखो, नाम है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप मुझे बताओ, आपके मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? डिजिट्स 10 डिजिट। क्या कोई दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मोबाइल नंबर के ऑल 10 डिजिट्स आर सेम? यानी जब हम मोबाइल नंबर अलॉट करते हैं तो इन कंपनीज को ये ऑर्डर होता है कि no two persons can have all the 10 digits same in a mobile number, तभी वो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है। जो चीज पर्सनल कैटेगरी में आती है उसमें कोई भी चीज 100% आपकी से कॉमन नहीं हो सकती। जैसे बैंक अकाउंट नंबर, दो लोगों का अकाउंट नंबर अगर ज्वाइंट नहीं है तो दो लोगों का अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर कैन नॉट बी सेम। पैन नंबर, दो लोगों का पैन कार्ड नंबर 100% सेम नहीं हो सकता। फोन नंबर 100% सेम नहीं हो सकता। तो कहते हैं जिन चीज़ों को हम बहुत पर्सनलाइज करते हैं, यानी जो एक पर्टिकुलर एक चीज़ का रिजल्ट है, यानी एक को बिलोंग करता है, उसके लिए 100% सेम नहीं किया जा सकता कुछ भी। तो उसने कहा इफ फोर क्वांटम नंबर्स, मान लो मैंने किसी को 4 क्वांटम नंबर्स अलॉट कर दिए, if 4 quantum numbers are allotted to an electron, no other electron can have the same set of 4. Hence, all other electrons are excluded to have that set of 4 quantum numbers. यहां से उसने नाम रखा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी जो मोबाइल नंबर मुझे मिल गया है, अब इस दुनिया का कोई भी और आदमी अगर वो इंडियन सिस्टम के अंदर है तो उसको सेम मोबाइल नंबर नहीं मिल सकता। इसका मतलब ऑल दोज आर एक्सक्लूडेड टू हैव दैट सेम नंबर। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जब हम एक्सक्लूजन वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है वो प्रिंसिपल जिसमें ये रूल है कि आधार नंबर, मेरा जो आधार नंबर है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स ऑल अदर्स आर एक्सक्लूडेड टू हैव दैट आधार नंबर। तो ये जो वर्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये यहां से आया है। तो हमने कहा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने किसी एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर दे दिए हैं
तो सेम 4 क्वांटम नंबर्स किसी और इलेक्ट्रॉन के हो ही नहीं सकते। 3 सेम हो भी जाएं तो कोई एक क्वांटम नंबर जरूर अलग होगा। ठीक है, दिस इज नेम्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से देखो, समझ आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? एनी डाउट? तो अब आपने याद क्या रखना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उन दोनों की स्पिन क्या होगी? ऑपोजिट। राइट। और इसको हमने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहा, ये भी आपको समझ आना चाहिए कि जो क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर्स अगर एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए जाएं तो बाकी सब जो है उन 4 क्वांटम नंबर्स को नहीं ले सकते। वो उनमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, कोई एक तो डिफरेंट होगा ही। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था, द थर्ड प्रिंसिपल इज हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। The third rule is Hund's rule. This rule is for degenerate orbitals. ये रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? That means orbitals having same energy. जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो जरा, टू पी, तो 2px, 2py और 2pz, इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। इसका मतलब ये तीनों डीजेनरेट है। ऐसे अगर हम डी सबशेल लिखते हैं तो पांचों डी जो है वो सेम एनर्जी के साथ है। लेट अस सपोज आई हैव रिटन 3d, तो सबकी 3 + 2 वैल्यू आएगी। If I write F, 4F, all are degenerate. ये 7 degenerate orbitals है। यहाँ आपके पास 5 degenerate orbitals है और यहाँ आपको दिख रहे हैं 3 degenerate orbitals। दोबारा सुन लो, वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो हुंस रूल है ये आप सिर्फ तब लगाओगे जब वहां पे डीजेनरेसी होती है। डीजेनरेसी का मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है तो हम उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये 2p है, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो हम कहेंगे these are the 3 degenerate orbitals। 3d, 5 degenerate orbitals, 4f, 7 degenerate orbitals, right? तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स के ऊपर आप हुंस रूल लगा सकते हो। तो पहला रूल क्या हो गया कि इसको लगाने के लिए हमें वो वाली सबशेल चाहिए जिनमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं।
जैसे P में D, F, G। तो आप बताओ G में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? In G, how many degenerate orbitals are there? 9। तो आप कहोगे G सबशेल में आपके पास 9 degenerate orbitals है। There are 9 degenerate orbitals। राइट? तो G में आपके पास 9 degenerate orbitals हैं, P में 3, D में 5, F में 7। अब वुंस रूल क्या कहता है? इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो हमें एक बेसिक प्रिंसिपल लेके चलना पड़ेगा। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू वुंस रूल, electrons are filled in degenerate orbitals first single, in first one in each orbital and then pairing starts। with opposite spin। one in each orbital with same spin। सेम स्पिन और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसको जरा समझ के देखो। पहले बना लेते हैं, फिर आपको ये डिफाइन करना आ जाएगा। मान लेते हैं मुझे p ऑर्बिटल में, ये p सबशेल है, मुझे p सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। P1 तो कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में एक ऑर्बिटल में चला गया। अगर आप देखोगे P2 तो इलेक्ट्रॉन 1 ईच पहले सब में सिंगल सिंगल जाएगा विद सेम स्पिन। फिर P3 एक इसमें जाएगा 1 2 3। फिर आएगा P4 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज गोइंग टू बी इन फर्स्ट और अब वो पेयरिंग करेगा लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ। कैन यू ड्रॉ P5 एंड P6? कर सकते हो? P5 कैसे ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ P6 कैसे ड्रॉ होगा? कर सकते हो? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जब 3 इलेक्ट्रॉन डले थे तो इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड P सबशेल। इसको बोला जाएगा हाफ फिल्ड P सबशेल। तो आप मुझे बताओ फुली फिल्ड P सबशेल कौन सी है? फुली फिल्ड P सबशेल, दिस इज P6। तो आप कहोगे दिस इज नाउ फुली फिल्ड P सबशेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल किया है पहले एक एक करके भरना है और उनकी स्पिन क्या रखनी है? सेम। और फिर जब आपने सेकंड दिया, जैसे 3 डाल दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन जब डाला
जब आपने पेयरिंग करनी है तो उसका स्पिन क्या कर देना है, ऑपोजिट। ठीक है, आप बताओ, अगर मैं P1 को ऐसा लिख दूं, इफ आई राइट P1, तो बताओ P2 कैसा होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दोनों की स्पिन क्या कर देंगे, डाउनवर्ड्स। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे सारे अपवर्ड पहले ले लो फिर बाद में डाउनवर्ड, या उल्टा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डाउनवर्ड या अपवर्ड, क्योंकि उनको पता है डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों को ही प्लस हाफ कह सकते हैं। राइट, क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. तो ये आपके पास था हुंस रूल। अब आप P3 भी ड्रॉ कर सकते थे, यू कैन ड्रॉ P4 एंड सो ऑन। ये P3 बन गया। अब P4 में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगी अब आपके पास एक क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो दिस इज अबाउट हुंस रूल। अब इसकी बाकी की प्रैक्टिस और इसको कॉन्फ़िगरेशन में कैसे यूज करना है, दैट विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। आज जितना कराया बेटे, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया सबको? चलो ओके, इस सबको रिवाइज कर लेना बेटा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हमने इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो वी राइट कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग दीज 3 प्रिंसिपल्स। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank you. ओके, बाय बाय।